हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही फेमस ऐसे मेडिटेशन इन वेस्टमिनिस्टर एबी जिसको लिखने वाले हमारे राइटर हैं जोसेफ एडिसन। तो क्या है ये वेस्टमिनिस्टर एबी? व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स ही इज शेयरिंग विथ अस, व्हाट मैसेज ही जस्ट वांट्स टू कन्वे अस, वी विल टॉक अबाउट दैट। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट जोसेफ एडिसन। जोसेफ एडिसन के साथियों, अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1672 एंड ही डाइड इन द ईयर 1719। तो ही कैन बी सेड ए राइटर ऑफ 17 एज वेल एज ऑफ 18th सेंचुरी। 17वीं और 18वीं सदी के राइटर आप इन्हें कह सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स वर पब्लिश्ड ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। दैट्स व्हाई ही इज रिगार्डेड ए प्रोमिनेंट राइटर ऑफ 18th सेंचुरी। और अगर हम थोड़ी सी जोसेफ एडिसन की बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन मे 1st 1672 इन माइलस्टोन, इंग्लैंड, इन ही डाइड ऑन जून 17 1719 इन लंदन, इंग्लैंड। He was an essayist, a poet, a playwright as well as a politician। और प्रोमिनेंस इनका रेस्ट करता है, इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी 1711 में, पत्रिका निकाली थी द स्पेक्टेटर नाम से 1711 में। किसके साथ में? अपने मित्र रिचार्ड स्टील के साथ में, अपने फ्रेंड रिचार्ड स्टील के साथ में इन्होंने एक मैगजीन निकाली थी। और ये मैगजीन बहुत फेमस हुई थी इंग्लैंड में। ये एक डेली पब्लिकेशन था, यानी डेली ये मैगजीन निकलती थी जिसके अंदर एसेज होते थे, सोसाइटी के मैनर्स और मॉरल्स को लेकर के इसके ऊपर ऐसे लिखे जाते थे। और ये मैगजीन वर्ल्ड वाइड फेमस हुई थी उस समय। कंसिडर्ड एज ए की फिगर ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एंड जर्नलिज्म। तो 18th सेंचुरी का इंग्लिश लिटरेचर या फिर जर्नलिज्म, दोनों ही का क्षेत्र हो, इनको उसका की फिगर माना जाता है, प्रमुख किरदार माना जाता है। अगर इनके इस ऐसे मेडिटेशन इन वेस्टमिनिस्टर एबी की हम बात करें तो दिस ऐसे वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, पहली बार ये पब्लिश्ड कब हुआ था? इन द ईयर 1711, पहली बार 1711 में। और 1711 में क्या निकला था इनका? ये स्पेक्टेटर। तो दिस ऐसे वाज आल्सो पब्लिश्ड इन द ईयर 1711। और कहाँ पब्लिश हुआ था? इसी मैगजीन के अंदर पब्लिश हुआ था इनकी द स्पेक्टेटर, जो इन्होंने अपने फ्रेंड रिचार्ड स्टील के साथ मिलकर के निकाली थी। अब थोड़ी सी हम थीम की बात कर लेते हैं कि इस ऐसे की थीम क्या रहने वाली है। तो देखो, थीम है रिफ्लेक्शंस ऑन डेथ। डेथ यानी मौत पर वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मौत पर वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे इस ऐसे के माध्यम से आपके सामने। वो ह्यूमन मॉर्टेलिटी की बात करेंगे। ह्यूमन मॉर्टेलिटी यानी मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है, हाउ शॉर्ट लिव्ड ए ह्यूमन लाइफ इज, मनुष्य का जीवन कितना छोटा है, एंड हाउ इक्वल वी ऑल आर बिफोर डेथ, हम मौत के सामने कैसे सब बराबर हो जाते हैं, इन सभी की वो बात करेंगे। और ये सभी थॉट्स उनके दिमाग में कब आए? ये इंस्पायर हुए जब उन्होंने वेस्टमिनिस्टर एबी की विजिट करी। वेस्टमिनिस्टर एक बहुत ही फेमस चर्च है हमारे इंग्लैंड के अंदर। और ये बड़ा प्रेस्टिजियस चर्च होने के साथ साथ एक क्या है, एक कब्रगाह भी है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, यहाँ पर बहुत सारे टूम स्टोन्स हैं, यहाँ पर बहुत सारी ग्रेव्स है, कब्र है ना। कब्र है, यहाँ पर अलग अलग क्वार्टर दिए गए हैं। जैसे पोइट्स का क्वार्टर अलग है, तो उसमें देश के जितने भी जाने माने कवि थे ना, वो उस कोने में दफन है। एक तरफ किंग्स क्वार्टर है, यानी एक कोना ऐसा है जहाँ पर राजाओं को, प्रिंस को, इनको दफनाया गया है। एक कोना ऐसा है जहाँ पर बड़े बड़े एमिनेंट पॉलिटिशियंस को दफनाया गया है। तो ये सब वहाँ पर दफनाई दी गई हैं। तो चर्च और चर्च के साथ में ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कब्रगाह भी है, जहाँ पर प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ ब्रिटेन आर बरीड, उनको दफनाया गया है। ठीक है, तो सेटिंग क्या रह गई? कहाँ पर पूरा का पूरा ऐसे लिखा गया है, वेस्टमिनिस्टर एबी में लिखा गया है। ए फेमस गैटिक चर्च एंड बरियल साइट ऑफ मैनी प्रोमिनेंट ब्रिटिश फिगर। एक गैटिक चर्च है, गैटिक यानी बड़ा ह्यूज, बड़ा भव्य, जिसको देखने से बड़ा डरावना सा लगे ना, इस तरीके का चर्च है। वहां पर इस पूरे के पूरे ऐसे को लिखा गया है और मौत के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, सेटिंग और मूड देख लेते हैं। द नैरेटर ऑफन विजिट्स द वेस्टमिनिस्टर एबी व्हेन इन सीरियस मूड। वो लेखक कहता है, हमारा लेखक कौन है आपका? जोसेफ एडिसन, जिन्होंने ये ऐसे लिखा है। वो ये कहते हैं कि जब जब मैं कभी भी सीरियस मूड में होता हूँ, जब मेरा मूड कभी भी गंभीर होता है, तो मैं घूमने चला जाता हूँ। और घूमने कहाँ जाता हूँ? इस वेस्टमिनिस्टर एबी में चला जाता हूँ। ये वेस्टमिनिस्टर एबी है ना, ये चर्च है उस लंदन का, बड़ा फेमस चर्च है। मैं इस वेस्टमिनिस्टर एबी में घूमने के लिए चला जाता हूँ। ठीक है, ये अपने आप में हेरिटेज साइट भी है। देश विदेश से लोग इस चर्च को देखने के लिए आते हैं। इतना महान, इतना भव्य चर्च है कि एक हेरिटेज साइट के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। अब वो कहता है, जब इस चर्च में घूमने जाता हूँ तो इस चर्च का माहौल कैसा है, एटमॉस्फेयर कैसा है? द ग्लूमी एटमॉस्फेयर, ग्लूमी यानी दुख से भरा, सोलम, सोलम यानी बड़ा शांतमय, आपको इसका आर्किटेक्चर दिखाई देगा, यानी बड़ी बनावट ऐसी है, बड़ा सीरीनिटी, आंखों को सुकून मिलता है इसको देखने से।
चारों तरफ गमगीन सा माहौल दिखाई देता है, बड़ा सीरेनिटी पूरे एटमॉस्फेयर में दिखाई देती है। एंड द बरियल पर्पस ऑफ द प्लेस इंस्पायर ए मेलंकली, और खासकर वो कोना जहाँ पर लोगों को दफन किया गया, बरियल बरियल यानी दफन किया जाना, जहाँ पर लोगों को दफन किया गया है, वो कोना आप में के अंदर क्या भावना लेकर के आता है? मेलंकली। मेलंकली सोरोफुल बनाता है, लेकिन वो सोरोफुलनेस भी मेरे लिए कैसी है? प्लीजिंग है, यानी मैं दुखी नहीं होता हूँ, बल्कि मैं थॉटफुलनेस यानी विचारों में खो जाता हूँ। और वो विचार कौन से आते हैं मेरे को? प्लीजिंग विचार आते हैं मेरे को, अच्छे विचार आते हैं। देखो, बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। आप किसी कब्रगाह में जाओगे, आप किसी शमशान के अंदर जाओगे, तो आपको सैड विचार आएंगे, आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको सोरोफुल थॉट्स आएंगे। लेकिन हमारा कवि कहता है कि भैया इतना शांत वातावरण में देखता हूँ, जब उस बरियल प्लेस में जाता हूँ, जब उन कब्रगाहों के पास जाता हूँ ना, तो मैं विचारों में खो जाता हूँ। और वो विचार मेरे को बड़े प्लीजिंग लगते हैं, मेरे को बड़े सुकून देते हैं, मेरे को बड़ी खुशी देते हैं। तो इस तरीके से मैंने अभी आपको बताया था कि वेस्टमिंस्टर एबी के अंदर क्या है, अलग-अलग कोने बनाए हुए हैं। जैसे ये किंग्स क्वार्टर है, यहाँ पर अलग-अलग राजाओं को इस तरीके से चारों तरफ क्या किया गया है, कब्र में रखा गया है। इसी तरीके से पोइट्स कॉर्नर है, जहाँ पर बड़े-बड़े कवियों को रखा गया है। इसी तरीके से एक आपका पॉलिटिशियंस का कॉर्नर है। तो अलग-अलग कब्रगाह हैं चारों की तरफ, जहाँ पर एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ द ब्रिटेन है, वो वहाँ पर बरीड हैं, उनको दफन किया गया है। तो वो कहता है कि भैया जब इन कब्रगाहों की मैं विज़िट करता हूँ ना, तो ऑल्दो कब्रगाह को क्या करना चाहिए, मेलंकलिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहिए, लेकिन ये मेरे में थॉटफुलनेस को क्रिएट करते हैं। मैं विचारों में डूब जाता हूँ इनको देख करके, और वो विचार कैसे होते हैं मेरे लिए बड़े खुशनुमा होते हैं। ऑब्जर्वेशन इन द चर्चयार्ड, जब उस चर्चवाड़ी में गया और उसने ऑब्जर्व किया चीजों को, तो क्या फीलिंग आई? तो वो कहता है ही स्पेंड्स एन आफ्टरनून अमॉन्ग द टूमस्टोन। तो किसकी बात की गई है? एक दोपहर की बात की गई है, जिस दोपहर में वो इस वेस्टमिंस्टर चर्च में गए अपनी विजिट पे। और उन्होंने क्या देखा? अमंग द टॉप स्टोन्स एंड द एपिटाफ, उन्होंने टोम्ब स्टोन्स देखे। टोम्ब स्टोन्स यानी कब्र के ऊपर जो इस तरीके का एक पत्थर खड़ा रहता है ना, उसको टोम्ब स्टोन कहते हैं। ठीक है, स्टोन इसके ऊपर क्या है? एपिटाफ। एपिटाफ यानी जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसको आप क्या कहोगे? एपिटाफ कहोगे। तो वो कहते हैं एक दोपहर मैंने गुजारी, और कहाँ गुजारी? उन कब्रगाहों के बीच में गुजारी, जिन कब्रों के ऊपर टोम्ब स्टोन खड़े थे और एपिटाफ उन पर लिखा हुआ था। और मैंने देखा, क्या देखा? दैट मोस्ट मैरिली मेंशन द बर्थ एंड द डेथ डेट, कि बहुत सारे एपिटाफ ऐसे थे, कि बहुत सारे जो स्टोन्स ये इरेक्ट किए गए थे, इन स्टोन में से बहुत सारे स्टोन ऐसे थे कि जिस पर उस मरने वाले की केवल बर्थ डेट और उसकी डेथ की डेट, ये दो ही डेट उसकी लिखी हुई थी। इसके अलावा उस पे कुछ भी नहीं लिखा गया था। द मिनिमल डिटेल्स, और ये बिल्कुल मिनिमम डिटेल थी कि भाई हर आदमी इस दुनिया में जन्मता है और हर आदमी इस दुनिया के अंदर मरता भी है। तो ये मिनिमल डिटेल्स जब मैंने देखी, तो मेरे को ये बड़ी हास्यपूर्ण लगी। जैसा मानो कि इस व्यक्ति का मजाक उड़ाया गया है, जैसे मानो कि शोइंग दैट मैनी लीव बिहाइंड नो मीनिंगफुल लेगेसी, जानो इस व्यक्ति ने अपनी पूरी उम्र में कोई ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया जो इसकी इस टूम्ब स्टोन पे लिखा जाए। तो वो कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे कब्रगाह देखे जिनके ऊपर जो टूम्ब बनाया गया था, जिनके ऊपर जो स्टोन रखा गया था, उस स्टोन के ऊपर जो एपिटाफ लिखा गया था, सिर्फ उसके अंदर उनकी बर्थ डेट का मेंशन किया गया था और उनकी डेथ डेट को मेंशन किया गया था। और उनको देख करके मुझे बड़ा व्यंग्यात्मक लिखा, मुझे बड़ी हंसी आई उनको देख करके, कि मानो जो व्यक्ति इस कब्र के नीचे दफन है ना, इस जिंदगी में उसने जीने और मरने के अलावा जिंदगी में शायद कोई काम किया ही नहीं हो जो मीनिंगफुल हो। तो वो ही कंपेयर सच पीपल, इस प्रकार के लोगों को जो ऐसी कब्रों के अंदर दफन है, जिनकी कब्र के ऊपर खड़े हुए पत्थर पर केवल और केवल उनकी बर्थ और डेथ ईयर लिखे हुए हैं, द माइनर कैरेक्टर्स ऑफ द हेरोइक पोएम्स, उनकी तुलना उससे उसने किससे की है? माइनर कैरेक्टर्स ऑफ द हेरोइक पोएम, बड़ी बड़ी जो बहादुरी की कविताएं लिखाई जाती है ना, उसके अंदर जो छोटे छोटे से किरदार होते हैं ना, उनसे तुलना करी है, जिनको सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि वो मर गए और उन्होंने कोई अर्थपूर्ण जीवन नहीं जिया। ठीक है, अब देखो इसको आसान शब्दों में समझा देता हूँ। भाई कौरवों की संख्या कितनी थी? कौरवों की संख्या 100 थी, कौरव 100 थे, और पांडवों की संख्या कितनी थी? 5 थी। हम पांडवों को तो सबको जानते हैं, सब नाम बता दोगे, लेकिन क्या आप 100 कौरव के नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते। आप दुर्योधन बता दोगे, दुशासन बता दोगे, एक दो और बता दोगे, लेकिन बाकी के 100 के 100 किरदार आप नहीं बता सकते। लेकिन वो 100 के 100 कौरव थे, और वो 100 के 100 कौरव थे, और वो युद्ध के अंदर मारे गए थे, लेकिन हमें उनके बारे में उससे ज्यादा कुछ और नहीं पता है। क्योंकि वो पूरी की पूरी हेरोइक पोयम जो थी, या महाभारत जो थी, उसमें किसका जिक्र किया गया? उसमें दुशासन का जिक्र किया गया है, उसमें दुर्योधन का जिक्र किया गया है, लेकिन 100 के 100 कौरव के नाम उसमें नहीं है, या हमने उनको पढ़ने की कभी तवज्जो ही नहीं दी। तो वो कहता है कि ऐसे लोग इन कब्रों के अंदर दफन है, और जिनकी केवल बर्थ और डेथ की डेट मेंशन की गई है ना, वो उन्हीं माइनर कैरेक्टर्स की तरह हैं, वो उन्हीं छोटे छोटे किरदारों की तरह हैं, जो सिर्फ मर गए, इससे ज्यादा उन्होंने जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं किया।
आगे चलता है वो ह्यूमन मॉर्टेलिटी के बारे में बात करता है कि मनुष्य का जीवन कितना शॉर्ट है और मनुष्य किस तरीके से इस ज़िंदगी में मर जाता है आराम से जब उसका समय आता है। तो वो कहता है वॉचिंग ए ग्रेव बीइंग डग, उसने एक कब्र को खोदा। ही ऑब्जर्व द बोन्स एंड द डिकेड रिमेन्स बीइंग अनअर्थ। तो जब उसने कब्र को खोदा तो कब्र के नीचे से क्या निकले? बोन्स निकले, ठीक है? बोन्स यानी हड्डियाँ निकली और कुछ अवशेष निकले जो उस शरीर के साथ कुछ अवशेष निकले उस शरीर के जो बॉडी उस कब्र के अंदर दफन थी। ही रिफ्लेक्ट्स, तो उसने उसको देख कर के सोचा। क्या सोचा? ऑल काइंड ऑफ मैन, सभी प्रकार के आदमी और औरत, ठीक है? देखो आदमी और औरत, मित्र और दुश्मन, प्रीस्ट और सोल्जर, मॉन्क्स एंड प्रिबेंडरीज। मॉन्क्स कौन होता है? मॉन्क वो होता है जो मोनेस्ट्री में, मठ में जो अपनी तपस्या करता है, जिसको कोई सांसारिक गतिविधियों से मतलब नहीं है। और प्रिबेंडरीज कौन होता है? जो चर्च आदि के अंदर अपनी अपनी प्रक्रियाएं करता है, रिलीजियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है और उसके एवज में उसको एक तनख्वाह भी मिलती है, ठीक है? तो वो कहता है कि जब मैंने इस कब्रों को देखा और जब मैंने एक आधी कब्र को खोदा और उस खबर के अंदर से जब हड्डियों के अवशेष मिले, बॉडी के अवशेष मिले, तो उनको देख करके मैं सोचने लगा। और मैंने क्या सोचा कि किस तरीके से आदमी और औरत, मैन एंड वुमेन, फ्रेंड्स एंड एनिमीज, दोस्त और दुश्मन, प्रीस्ट एंड सोल्जर, एक तरफ पुजारी और दूसरी तरफ हमारे सोल्जर्स, मॉन्क्स, मॉन्क्स यानी बड़े बड़े मठ के मठाधीश, और प्रिबेंडरीज यानी वो लोग जो चर्च की उसकी एवज में तनख्वाह पाते हैं, आर नाउ ब्लेंडेड टुगेदर इन डस्ट। मिट्टी में सब मिले हुए थे, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो पुजारी हो, चाहे वो सैनिक हो, कोई भी हो, सभी के सभी मिट्टी में मिले हुए थे। हाउ ब्यूटी, मैंने देखा, चाहे वो सुंदरता हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो ओल्ड एज हो, चाहे वो कमजोर व्यक्ति हो, चाहे वो बद्धा व्यक्ति हो, सारे के सारे अनडिस्टिंग्विश्ड यानी बिना किसी भेदभाव के उसी ढेर में लेटे हुए थे। यानी मरने के बाद किसी इंसान के अंदर कोई फर्क नहीं होता। मरने के बाद आप दोस्त थे, आप दुश्मन थे, आप राजा थे, आप औरत थे, आप आदमी थे, आप पुजारी थे, आप सैनिक थे, आप कोई बहुत बड़े व्यक्ति थे, आप सुंदर थे, आप स्ट्रेंथ वाले व्यक्ति थे, आप यूथ थे, आप कमज़ोर व्यक्ति थे, आप ओल्ड व्यक्ति थे, कैसे व्यक्ति थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लास्ट में जब आप सब उस धरती के नीचे जाओगे, उस कब्र में जाओगे, तो कब्र में आप अनडिस्टिंग्विश्ड यानी बिना किसी भेदभाव के दफन हो जाओगे। ये इस बात को दर्शाता है दैट इक्वलिटी ऑफ डेथ, मौत के सामने सब बराबर है। यानी कोई भी मौत किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। मौत चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे सुंदर हो, चाहे शक्तिशाली हो, चाहे कमज़ोर हो, चाहे बद्धा हो, सभी के ऊपर मौत आती है और मौत के सामने किसी की नहीं चलती है। आगे चलें उससे पहले यदि अभी तक आपने हमने इस चैनल एजुनेक्स्ट विज़डम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। यही वो चैनल है जहाँ पर आपको इंग्लिश लिटरेचर के सारे वीडियोज़ मिलेंगे और एईसी, एसईसी, एमडीसी और वीएसी के भी सभी वीडियोज़ आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाएँगे। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाइएगा। आपका एक-एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और हमें ये मोटिवेट करता है कि इसी तरीके की यूज़फुल कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराते रहें, ठीक है? फिर वो आगे कहते हैं, क्या कहते हैं वो? डाइवर्सिटी इन द मॉन्यूमेंट्स एंड द एपिटाफ्स। मैंने अलग-अलग कब्र देखे और अलग-अलग मैंने जब इन ग्रेवयार्ड को देखा और उन पे लिखे हुए एपिटाफ को देखा तो उनको देख कर के मेरे मन में क्या विचार आया? द एबी कंटेन बोथ द मॉडेस्ट एंड द एग्जीग्रेटेड एपिटाफ्स। वो कहते हैं कि इस एबी के अंदर, इस चर्च के अंदर क्या थे? मॉडेस्ट, मॉडेस्ट यानी बिल्कुल विनम्र टाइप के भी, और एग्जीग्रेटेड यानी बढ़ा चढ़ाकर लिखे हुए एपिटाफ भी थे। एपिटाफ क्या होता है? मैंने बताया आपको, स्टोन के ऊपर जो इस तरीके से लिखा जाता है किसी व्यक्ति के जाने के बाद उस व्यक्ति के बारे में, उसी को हम क्या कहते हैं? एपिटाफ कहते हैं। तो वो कहता है कि कुछ यहाँ पर ऐसे एपिटाफ थे जो बड़े मॉडेस्ट थे, है ना? बड़े सिंसियर से थे, बड़े ऑनेस्टली उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। लेकिन कुछ एपिटाफ ऐसे भी थे जिनमें बड़े एग्जीग्रेटेड मैनर के अंदर यानी बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखा गया था और इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से फ्लैटरिंग वे में लिखा है। फ्लैटरिंग यानी चापलूसी भरे तरीके से उसके ऊपर कुछ लिखा गया था कि मानो कि अगर वो डिसीज्ड पर्सन, अगर वो मरा हुआ पर्सन जो इस कब्र के नीचे दफन है, अगर उसको मालूम पड़ जाए ना कि मेरी कब्र के ऊपर इस तरीके की चीजें लिखी हुई है, तो वो भी बेचारा परेशान हो जाए। तो इतने चापलूसी भरे शब्द कुछ कब्रों के ऊपर लिखे हुए थे कि उस कब्र के नीचे दफन व्यक्ति को भी मालूम अगर पड़ जाता कि मेरी कब्र पर इस तरीके की चीजें लिखी हुई है, तो वो भी बेचारा बड़ा परेशान होता। अदर्स आर रिटन इन ग्रीक एंड हेब्रू, और कुछ एपिटाफ ऐसे थे जो ग्रीक और हेब्रू लैंग्वेज में लिखे गए थे एंड दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय मेनी पीपल। बहुत सारे लोग इस भाषा को समझ नहीं सकते, इसीलिए ये अस्पष्ट थे और बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाते थे। ही नोटिसेज मिसमैच इन ए पोइट्स कॉर्नर। वो कहता है सबसे बड़ी मिसमैच मैंने देखा, और कहाँ देखा? पोइट्स क्वार्टर, कि मैं उस कोने में गया जहां पर जाने माने इस देश के कवियों को दफन किया गया था। और जब मैं वहां पर गया तो मैंने क्या देखा? पोइट्स विदाउट मोन्यूमेंट्स,
कि कुछ पोइट की कब्र थी जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मॉन्यूमेंट नहीं बना था, कोई मकबरा नहीं बना था, या फिर कुछ मकबरे ऐसे थे जिनके नीचे कोई पोइट दफन नहीं था। तो कहते हैं बड़ा मिसमैच देखे, बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी सी मैंने पोजीशन देखी कि कई कब्र तो ऐसी बनी हुई थी जिनके नीचे उस पोइट की डेड बॉडी ही नहीं थी, लेकिन कई कब्र ऐसी देखी जिसके नीचे डेड बॉडी तो थी लेकिन उसके ऊपर कोई भी मकबरा बना हुआ नहीं था। ठीक है, ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि मैनी एम्प्टी मॉन्यूमेंट ऑन आवर सोल्जर्स बरीड एल्सवेयर लाइक इन ब्लेनिया और एट सी। वो कहते हैं कि बहुत सारे ये मकबरे खाली इसलिए थे क्योंकि ये उन सैनिकों को या उन पोइट्स को क्या देने के लिए बनाए गए थे? ऑनर यानी सम्मान देने के लिए बनाए गए थे, जो ब्लेहिमिया यानी एक देश के अंदर, ब्लेहिमिया एक जगह का नाम है जहां पर युद्ध हुआ था और जिसके अंदर बहुत सारे लोग मारे गए थे, और समुद्र, जिस प्रकार से ब्रहीमिया या समुद्र के अंदर लोग मारे गए थे एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू कैरी देयर बॉडी टू द वेस्ट, और वेस्ट एबी में उनकी बॉडी को ला पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उनके ऑनर, उनके सम्मान में इन कब्रों को बनाया गया था जिनके अंदर कोई व्यक्ति या तो दफन नहीं था या कोई व्यक्ति दफन था तो उसकी कब्र के ऊपर किसी प्रकार का मॉन्यूमेंट बना हुआ नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वो मॉडर्न मॉन्यूमेंट के जो डिजाइन है ना उनका क्रिटिक करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। क्या कहते हैं? ही एडमायर्स मॉडर्न एपिटाफ्स दैट आर थॉटफुल एंड एलिगेंट। वो ऐसे मॉडर्न एपिटाफ वही जो कुछ भी लिखा हुआ था उस कब्र के ऊपर, वो ऐसे मॉडर्न एपिटाफ को तो एप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं जो बड़े सोच समझ करके लिखे गए हैं और बड़े भव्य लिखे गए हैं, बड़ी ही अच्छी शैली के अंदर लिखे गए हैं। और उनका एक चीज मानना भी है कि पब्लिक मॉन्यूमेंट, कि ऐसे मकबरे जिसको सारी दुनिया देखने के लिए आती है, अलग अलग जगह से देखने के लिए आती है, क्योंकि वेस्टमिंस्टर अभी अपने आप में क्या है? वेस्टमिंस्टर अपने आप में एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जहां पर पूरे वर्ल्ड से लोग बाग उस वेस्टमिंस्टर एबी को देखने के लिए आते हैं, तो वहां पर वो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स है। तो वो कहते हैं पब्लिक मॉन्यूमेंट शुड रिफ्लेक्ट द टेस्ट एंड इंटेलेक्ट एज दे रिप्रेजेंट ए नेशंस कल्चर। कि आपके देश की संस्कृति क्या है, आपके देश को लोग किस तरीके से देखेंगे, वो कैसे मालूम पड़ेगा? कि आपने मॉन्यूमेंट्स को कितने बेहतरीन तरीके से रखा है और उन पे क्या चीज़ आपने लिखी है, उसी का इम्प्रेशन आने वाले और देखने वाले व्यक्ति पर पड़ेगा, और वो आपके देश के कल्चर के बारे में भी जानेगा कि किस तरीके से ये लोग अपने हीरो को, अपने लोगों को सम्मान देते हैं। जब वो आएगा, इन टूम्स को देखेगा, इन टूम्स पे लगे हुए इंस्क्रिप्शंस को पढ़ेगा, एपिटाफ को पढ़ेगा, तो ही विल फॉर्म एन आइडिया अबाउट द नेशंस कल्चर एज वेल। नेशन के कल्चर के बारे में भी उसे मालूम पड़ेगा कि किस तरीके से ये लोग अपने हीरोज को ट्रीट करते हैं। ही क्रिटिसाइजेस सर क्लाउडस्ली शोवेल्स मॉन्यूमेंट। वो कहते हैं कि वहां पे उसने सर क्लाउडस्ली शोवेल का एक मॉन्यूमेंट देखा, और ये क्लाउडली शोवेल कौन थे? इंग्लिश एडमिरल थे। ठीक है, इंग्लिश नौसेना के एक बहुत बड़े अधिकारी हुआ करते थे, बहुत ब्रेव थे, बहुत गैलेंट पर्सन थे, बड़ी बहादुरी से उन्होंने समुद्र के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी थी इंग्लैंड की तो ओर से। ठीक है, तो वो कहते हैं कि मैंने जब उस क्लाउडली शोवेल के मॉन्यूमेंट को देखा ना, तो मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? क्योंकि फॉर मिस रिप्रेजेंटिंग द एडमिरल एज द फॉपिश फिगर, कि उस फिगर को, जो बड़ा गैलेंट था, बड़ा ब्रेव था ये ब्रिटिश एडमिरल, उसको मिस रिप्रेजेंट किया गया था, यानी वास्तव में उसको बहादुर रूप से दिखाया नहीं गया था। उसको कैसा दिखाया गया था? एक फॉपिश। फॉपिश का मतलब एक बड़ा फैशनेबल पर्सन उसको दिखाया गया था, जबकि दिखाया कैसा जाना चाहिए था? उसको ब्रेव सेलर दिखाया जाना चाहिए था। तो कहते हैं हमारे इंग्लिश मॉन्यूमेंट की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। इतना बड़ा, इतने बड़े ओहदे का एक व्यक्ति था क्लाउडस्ली शोवेल, जिसने बहुत बहादुरी से इंग्लैंड की तरफ से बड़े बड़े युद्ध लड़े थे, लेकिन जब उसका मॉन्यूमेंट बनाया गया और उसके ऊपर एपिटाफ लिखाया गया ना, तो उसको इतना मिस रिप्रेजेंट किया गया कि वो एक फॉपिश फिगर बन के रह गया, एक केवल फैशनेबल पर्सन के रूप में उसको रिप्रेजेंट करके रख दिया, जबकि वो वास्तव में बहुत बहादुर व्यक्ति हुआ करता था। तो कहता है ऐसी लोग चीज देखेंगे तो आपके देश के बारे में गलत ही तो आइडिया लगाएंगे। फिर वो आगे कहता है, क्या कहता है? द इंस्क्रिप्शन इन आंसरेबल टू द मॉन्यूमेंट। भैया आपने जो कुछ भी लिखा है ना उस कब्र के ऊपर, वो उस मॉन्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी बताएगा कि इस मॉन्यूमेंट में कौन दफन है, किस प्रकार का ये व्यक्ति था, पूरी जानकारी बताता है, क्योंकि ये आंसरेबल टू द मॉन्यूमेंट। फॉर इंस्टेड ऑफ सेलिब्रेटिंग द मेनी रिमार्केबल एक्शन ही हैड परफॉर्म्ड इन द सर्विस ऑफ हिज कंट्री, इट एक्वेंटेंस ओनली विद द मैनर ऑफ हिज डेथ। ठीक है, अब वो बताते हैं कि भैया सर क्लाउडस्ली शोवेल ने जो एक्शन किए थे ना, उनका आपने कहीं जिक्र नहीं किया। जो देश की सेवा के लिए उन्होंने जितनी मेहनत करी थी, जितनी बहादुरी से लड़ाइयाँ लड़ी थी, आपने उनका कहीं जिक्र नहीं किया, बल्कि वो मरे कैसे थे आपने सिर्फ उसका जिक्र किया। एंड इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू रैप ऑन योर। और जिस तरीके से वो मरे थे,
उस तरीके का ज़िक्र किया जाना उनको किसी प्रकार का सम्मान तो देगा नहीं। आप उनकी बहादुरी का ज़िक्र करते हो, उनके बहादुरी का भरे कारनामों के बारे में बताते हो, शायद उनको कोई सम्मान मिलता, लेकिन इस तरीके से उस इंग्लिश एडमिरल को प्रेज़ेंट करना अपने आप में उनकी बहुत बड़ी बेइज़्ज़ती थी। फिर वो कॉन्ट्रास्ट करते हैं, भैया एक तो इंग्लिश हमने मॉन्यूमेंट बनाए हैं जहाँ पर हमने क्या करा, हमारे एडमिरल्स का भी मज़ाक उड़ाया। दूसरी तरफ डच यानी डच लोगों हॉलैंड के जो निवासी होते हैं उनको डच कहते हैं। तो कहते हैं भैया डच लोग भी हैं और डच लोग भी मॉन्यूमेंट बनाते हैं। और जब मैं उनके मॉन्यूमेंट की बात करें तो वो कहते हैं द डच whom वी आर एक्टेड टू डिस्पाइज फॉर द वांट ऑफ जीनियस। हम ये सोचते हैं कि जो डच लोग हैं ना, हम उनको डेस्पाइज करते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि भैया इन लोगों के पास कोई जीनियस नहीं है, इन लोगों के पास किसी प्रकार की कोई कलाकारी नहीं है, इन लोगों के पास कोई हुनर नहीं है, लेकिन शो एन इनफाइनाइटली ग्रेटर टेस्ट ऑफ एंटिक्विटी। लेकिन वास्तव में हकीकत ये है कि हमसे ज्यादा टेस्ट उन लोगों के अंदर है। एंटीक्विटी यानी एनिशिएंट चीज़ों को किस तरीके से प्रिज़र्व रखा जाता है ना, वो हमसे बेहतर जानते हैं। पोलाइटनेस हम लोगों से बेहतर ज़्यादा है उनके अंदर। इन देयर बिल्डिंग्स एंड वर्क्स ऑफ दिस नेचर। वो इस तरीके की जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, इस तरीके के मॉन्यूमेंट और इस तरीके का मकबरे जो डच लोग बनाते हैं ना, हमारी तुलना में वो कहीं बेहतर बनाते हैं। हम हमेशा से उनको डेस्पाइज़, क्रिटिसाइज़ करते हैं कि उनको इस तरीके की चीज़ें नहीं आती, लेकिन एक्चुअली में हम लोगों से वो बहुत बेहतर बनाते हैं। ठीक है? द मॉन्यूमेंट्स ऑफ देयर एडमिरल्स, क्योंकि डच लोगों ने अपने एडमिरल्स, अपने नौसेना के अधिकारियों के जो मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं ना, विच हैव बीन इरेक्टेड एट द पब्लिक एक्सपेंस, वो लोगों के पैसे से बनाए गए हैं, एंड रिप्रेजेंट देम लाइक देमसेल्व्स, और ऐसे ही बनाए गए हैं जैसे कि वो लोग वास्तव में हुआ करते थे। विच ऑनर एडमिरल्स विद द नावल सिंबल्स एंड द ऑथेंटिसिटी। और इन लोगों ने ना केवल है ना अपने एडमिरल्स के मॉन्यूमेंट ही बनाए हैं, बल्कि इनके ऊपर जो भी स्टोन लगाया है, टूम्ब स्टोन लगाया है, वो भी इस तरीके से लगाया है कि उनको नावल सिंबल यानी नौसेना के जो सिंबल थे, नौसेना के जो प्रतीक चिन्ह होते हैं उनके साथ, और जो समुद्र के जो कोरल्स वगैरह या समुद्री घास होती है ना, उसके साथ सजाया गया है। यानी प्रॉपर सम्मान दिया है इन लोगों ने अपने अधिकारियों को, किन्होंने, डच लोगों ने दिया है। लेकिन हम उन लोगों की बराबरी नहीं कर सकते। हमने उन लोगों के बराबर अपने मकबरे नहीं बनाए हैं, अपने ग्रेवयार्ड नहीं बनाए हैं, इसलिए उन लोगों में जीनियस है, लेकिन फिर भी हम उन लोगों की क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वाकई में हम उनके सामने कहीं टिकते नहीं हैं, क्योंकि सम्मान देना क्या होता है किसी व्यक्ति के जाने के बाद, वो डच लोगों से हमें सीखना चाहिए। क्योंकि ये मॉन्यूमेंट जो पब्लिक मॉन्यूमेंट होते हैं, वो आपके देश की छवि पूरे संसार में बनाते हैं। जब लोग आपके देश को देखने आते हैं, तो वो इन चीज़ों को देख करके आपके देश की इमेज अपने दिमाग में रख करके लेके जाते हैं। फिर वो आप बात करते हैं किसका, पर्सनल रिफ्लेक्शन एंड इमोशनल रिस्पॉन्स। द नैरेटर पोस्टपोन्स विजिट टू द टोम्स ऑफ इंग्लिश किंग्स फॉर अनदर मोर रिफ्लेक्टिव डे। इतना कुछ देखने के बाद नैरेटर, हमारा जो जोसेफ एडिसन है, उन्होंने कहा कि मैं अगली बार जब आऊँगा ना, तब मैं इंग्लिश किंग के क्वार्टर में जाऊँगा, अभी तो नहीं जाऊँगा, अभी मेरे पास वक़्त नहीं है। तो वो अपनी अगली विजिट के लिए रख देता है कि इंग्लिश के किंग्स क्वार्टर में जाने के लिए, और अपनी विजिट को वो पोस्टपोन कर देता है कि आगे मैं अब किंग्स क्वार्टर में नहीं जाऊँगा, अगली बार जब आऊँगा और मैं सोच के मूड में होऊँगा, रिफ्लेक्टिव मूड में होऊँगा, देन आई विल विजिट द king's quarter as well. He acknowledged that such place often evoke fear and gloom in the timid and melancholy people. वो कहता है कि भैया इस तरीके की कब्र वाली जगह पर कोई व्यक्ति आ जाए, और वो व्यक्ति कैसा हो, टिमिड, टिमिड यानी कायर व्यक्ति हो, या फिर दुख भरा सोरोफुल व्यक्ति हो ना, तो वास्तव में वो व्यक्ति तो ऐसी जगह आकर के डर ही जाए, क्योंकि शमशान में, कब्रिस्तान में जाकर के तो हर कोई डर जाएगा। तो वो कहते हैं कि कोई कमजोर दिल वालों के लिए ये जगह नहीं है। कमजोर और दुख भरे लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो इट विल इन्वोक ए फीलिंग ऑफ फियर एंड ग्लूम। वो लोग बड़े दुखी हो जाएंगे और वो लोग बड़े डर भी जाएंगे। However, he states that while he is always serious, he never feels melancholy and enjoy both the solemn and the cheerful aspects of nature equally. वो कहता है कि भैया व्हाइल ही इज़ ऑलवेज सीरियस, मैं जब भी गंभीर होता हूँ, लेकिन जब भी गंभीर होता हूँ इन मकबरों को देख करके, तो मेरे अंदर कोई मेलंकली यानी दुख भरी फीलिंग नहीं आती। मैं तो एन्जॉय करता हूँ इस जगह के गंभीर वातावरण और चीयरफुल एस्पेक्ट्स, यानी इन बढ़िया शानदार कब्रों को देख करके तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति होती है, मैं इसको एन्जॉय करता हूँ। ही फाइंड्स द पर्सनल ग्रोथ, मुझे तो पर्सनल ग्रोथ इसमें दिखाई देती है कि किस प्रकार से इतने सारे बढ़िया सुंदर मॉन्यूमेंट यहाँ पर बने हुए हैं अलग-अलग लोगों के, जिसके अंदर अलग-अलग पर्सनैलिटी दफन हैं, जो और लोगों को फ़ियरफुल लग सकते हैं, लेकिन वो सारे के सारे मुझे बहुत ही सुहावने लगते हैं। ठीक है? फिर वो आगे बढ़ता है, क्या बात करता है? टोम्ब्स ऑफ द ग्रेट पीपल एलिमिनेट्स फीलिंग ऑफ द एनवी इन हिम। Epitaph of the beautiful individuals remove any excessive desires. Seeing parents grief on the tombstone fills him with the compassion. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि सीइंग पेरेंट्स ग्रीफ ऑन टूम्बस्टोन फिल्स हिम विद कंपैशन, कि वहाँ पे वो देखता है कि कब्र के ऊपर कुछ लोग क्या है, शोक मना रहे हैं। किन लोगों का, जो उन कब्र के नीचे दफन है, उनके पेरेंट्स उनको छोड़ करके चले गए। कुछ बच्चे हैं जो अपने माता पिता के कब्र पर
रो रहे हैं, दुख मना रहे हैं, तो हमारा पोइट पूरी तरीके से कंपैशन से भर जाता है, सिंपैथी से भर जाता है ऐसे लोगों के प्रति। लेकिन फिर वो बोलता है, क्या बोलता है? टूम्स ऑफ द डिसीज्ड पेरेंट्स रिमाइंड हिम ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ ग्रीविंग। वो कहता है कि भैया इन मकबरे और मकबरों के नीचे दफन तुम्हारे जो माता-पिता हैं ना, उनकी मौत पर ग्रीव यानी दुःख मनाने से क्या हासिल होगा? नहीं मनाना चाहिए। डिसीज़ यानी मरे हुए पेरेंट्स की जो मौत पर तुम्हें दुःख नहीं मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली एवरीवन डाइज़। अंत में तो हर किसी को मर ही जाना है ना। फ्यूटिलिटी तो है ना, व्यर्थ है ये सारा आपका दुःख मनाना, क्योंकि एक दिन सभी को मर जाना है। एंड ही रिफ्लेक्ट और वो विचार करता है द आयरनी ऑफ किंग्स, राजाओं की, जो किसके बगल में लेटे हुए हैं, जिन राजाओं को उन्हीं के किसी दुश्मन ने सिंहासन से नीचे उतारा था। यानी किसी राजा को किसी ने हराया था, और दुश्मन और राजा दोनों आस-पास ही कब्र में साइड बाय साइड लेटे हुए हैं। तो कितना बड़ा ये अपने आप में आयरनी है, कितनी बड़ी ये जीवन की विडंबना है कि मरने के बाद कुछ भी दुश्मनी नहीं रह जाती, मरने के बाद कोई छोटा-बड़ा नहीं होता, मरने के बाद कोई दुश्मन नहीं होता, डेथ के आगे सारे बराबर हैं और एक जगह मिट्टी में सब साइड बाय साइड लेटे हुए हैं। He notices how the rival poets, philosophers, religious leaders are now live peacefully side by side. चाहे poets हो जिनकी आपस में नहीं बनती थी, चाहे फिलोसफर हो, चाहे रिलीजियस लीडर्स हो, लेकिन अब मौत होने के बाद वो पीसफुली बड़ी शांति से साइड बाय साइड लेटे हुए हैं, चाहे पूरी जिंदगी वो कभी एक दूसरे के पक्ष में ना खड़े हुए हो। दीज ऑब्जर्वेशन हाईलाइट द ट्रिविलिटी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवलिटीज। और ये चीजें ये बताती है कि भैया मनुष्य के जो विवाद होते हैं और मनुष्य की जो दुश्मनी होती है ना, वो ट्रिवियल कितनी तुच्छ है, उसका कोई मोल नहीं है, क्योंकि अंत में सबको मौत आनी है। तो फालतू दुश्मनी भरे वक्त विवादों में क्यों पड़ना और दुश्मनी में क्यों पड़ना। रीडिंग टूम्स फ्रॉम द डिफरेंट सेंचुरीज मेक हिम थिंक अबाउट द डे ऑफ जजमेंट। और अलग अलग शताब्दियों के जब वो ये टूम्स पढ़ता है, एपिटाफ्स को पढ़ता है, तो उसको याद आता है क्या, अबाउट द डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट कौन सा दिन होता है? द लास्ट डे ऑफ दिस अर्थ। ये धरती का जो अंतिम दिन होगा ना, दैट विल बी कॉल्ड द डे ऑफ जजमेंट। उसको डे ऑफ जजमेंट कहा गया है, जहां ईश्वर न्याय करेंगे। और इस दिन ऐसा होगा कि जितने जीवित व्यक्ति इस धरती पर हैं, दे ऑल विल डाई, वो सब मर जाएंगे, और जितने मरे हुए व्यक्ति हैं वो सब जी जाएंगे। एंड गॉड विल जज ऑल द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स। भगवान हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अकॉर्डिंग न्याय करेगा। ठीक है? तो वो कहता है कि अलग-अलग शताब्दियों के जो टॉम्ब्स है ना, जो कब्रें हैं वो यहाँ पर बनी हुई है, और उनको देख कर के मुझे वो जजमेंट वाला दिन याद आता है, व्हेन ऑल ह्यूमन्स, जब सभी ह्यूमन्स नो मैटर व्हेन दे डाइड, वो कब मरे थे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बराबरी से एक साथ उठ खड़े होंगे और भगवान उनका जजमेंट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आकर के पूरा का पूरा आपका जो ऐसे है वो खत्म होता है, और इसमें यूनिवर्सल मैसेज वो दे रहे हैं। सीइंग टूम्स फ्रॉम द वेरियस सेंचुरीज रिमाइंड्स हिम दैट ही विल कम टेम्परेरीज ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। वो याद दिलाता है कि वो भी कभी मरेगा, और सभी व्यक्ति जो इस धरती के ऊपर हैं एक दिन वो कंटेम्परेरीज यानी समकालिक हो जाएंगे, क्योंकि इस धरती का जब अंतिम दिन आएगा ना, डे ऑफ जजमेंट, तो उस डे ऑफ जजमेंट के दिन क्या होगा, सारे के सारे लोग जी उठेंगे, और फर्क नहीं पड़ता आप कब मरे थे, कौन सी सेंचुरी में रहे थे, उस दिन सब आप बराबर हो गए। The essay ends with a reflection on the futility of human rivalries and the inevitable equality of all in death। और ये ऐसे अंत होता है किसके साथ? फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन रिवलरीज, हमारी दुश्मनी, हमारे आपसी मतभेद, हमारे आपसी विवाद कितने व्यर्थ हैं। क्यों? क्योंकि इनएविटेबल इक्वलिटी ऑल इन डेथ, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज है भैया, जहां पर आकर के आप सब बराबर हो जाने हो। मौत के सामने कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है ना, सब बराबर हो जाओगे यहाँ पे। इसलिए आपसी दुश्मनी बड़ी फ्यूटाइल है आपके, आपसी विवाद आपके बड़े फ्यूटाइल है, आपसी मसले आपके बड़े फ्यूटाइल होते हैं। तो यही सब कुछ था जो इस ऐसे के अंदर बताया गया था। बड़े आसान शब्दों में मैंने आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एक शॉर्ट वीडियो मैंने और बनाया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स का, कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस लेसन में से बन सकते हैं, उसको प्लीज़ विजिट करिएगा। तो जितने भी डाउट हैं आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएँगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके ये पूरा का पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करे बिना ना जाएँ, और कमेंट ज़रूर करें, बिकॉज़ आपका हर कमेंट हमें मोटिवेट करता है और यूज़फुल कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए। अब आपको नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे चाहिए, तो प्लीज़ डू मैसेज इन द कमेंट बॉक्स, ताकि हम आपको अगला कंटेंट वो प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।